हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? आइए बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज का सेशन हम लोग लेने वाले हैं ओलंपियाड बेस कैंप में कॉम्बिनेटोरिक्स का एक लेक्चर। अब इस लेक्चर में क्या क्या होने वाला है भैया? इस लेक्चर में आपको क्या बवाल चीज मिलने वाली है? कुछ ज्यादा बवाल नहीं है, बस जिनके बेसिक कमजोर है उनके लिए ये लेक्चर बहुत फ्रूटफुल है। क्या होगा आज के सेशन में? हम पढ़ेंगे पीएनसी का बेसिक, फैक्टोरियल पढ़ेंगे, फैक्टोरियल के यूजेस पढ़ेंगे और केसेस बनाना सीखेंगे कि कैसे हम कॉम्बिनेटोरिक्स का बेसिक जो है वो हम सीख पाए। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ओलंपियाड बेस कैंप कैसा लग रहा है, क्या आप इससे सीख रहे हो। और भी बहुत सारी अमेजिंग चीज आपके लिए यूट्यूब ओलंपियाड वाला पे आने वाली है। तो जल्दी से लेसन को शुरू करते हैं, शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। तो आज दो टॉपिक रहेंगे, फैक्टोरियल नोटेशन और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। बिल्कुल बेसिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज कि भैया फैक्टोरियल होता क्या है, ठीक है। तो अब यहां सबसे पहली हेडिंग डाल लीजिएगा आप कि फैक्टोरियल होता क्या है। भाई बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं आता है कि सर फैक्टोरियल किसको कहते हैं, क्या होता है फैक्टोरियल का मतलब। तो उनके लिए आज सबसे पहले देखो, फैक्टोरियल दो टाइप से डिनोट करते हैं, या तो हम लिखेंगे एन फैक्टोरियल या हम लिखेंगे फैक्टोरियल एन। ऐसे दो टाइप से लिखा जाता है। कई बुक में ऐसा लिखा मिलेगा, कई में ऐसा लिखा मिलेगा। तो हम ऐसा लिखते हैं कि भैया 2 फैक्टोरियल। अब एन फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? एन फैक्टोरियल का मतलब होता है, सबसे पहले एन लिखो, फिर इसकी एक छोटी क्वांटिटी n-1, फिर इसकी दूसरी छोटी क्वांटिटी n-2 इंटू लास्ट में क्या बचेगा 3 इंटू 2 इंटू 1। ये हो गया आपका क्या? एन फैक्टोरियल। अब यहां एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिखना चाहूं कि सर अगर 6 फैक्टोरियल लिखूं तो क्या हो जाएगा? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे लिखेंगे और ये हो जाएगा आपके पास 720। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं 5 फैक्टोरियल लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और ये हो जाएगा बच्चों आपके पास 120। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो कुछ वैल्यूज आपको हमेशा याद रखनी है। जैसे क्या क्या याद रखना है? 0 फैक्टोरियल इज 1, 1 फैक्टोरियल इज 1, 2 फैक्टोरियल इज 2, 3 फैक्टोरियल इज 6, 4 फैक्टोरियल इज 24, 5 फैक्टोरियल इज 120 और 6 फैक्टोरियल इज 720। ये आपको बिल्कुल जबान पे याद होना चाहिए। जबान पे, जबान का मतलब समझ गए कि ये आपके मुंह पे होना चाहिए हमेशा। कि अगर आपको कोई रात में भी पूछ ले कि सर 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, तो आप इसको डायरेक्ट कह दोगे कि सर 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 120। 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 120। तो यहां से आपको एक चीज समझ में आई कि सर जो फैक्टोरियल नोटेशन होता है उसका मतलब होता है ये कि एन फैक्टोरियल को हम लिखते हैं एन इंटू n-1 से लेके 3 इंटू 2 इंटू 1 तक। तो यहां से सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये आपको 6 वैल्यूज हमेशा याद होनी चाहिए, 7 वैल्यूज 0 फैक्टोरियल से लेके 6 फैक्टोरियल तक, ठीक है, याद रखोगी। अब प्रॉपर्टीज अगर मैं बात करूं, प्रॉपर्टीज, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं, ठीक है। अब भैया बच्चा है अपना छोटा, तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज तो याद रखनी पड़ेंगी। तो कुछ तरीके बता रहा हूं आपको सॉल्व करने के। आपको कहीं कहीं ऐसा लिखा हुआ मिलेगा एनसीआर। एनसीआर का जो मीनिंग है वो हम एंड में पढ़ेंगे अभी कि एनसीआर का मतलब क्या होता है, ठीक है। एनसीआर का मतलब मेरे प्यारे बच्चों, एनसीआर का मतलब होता है एन थिंग्स में से आर थिंग्स को सेलेक्ट करना, एन डिफरेंट थिंग्स में से आर डिफरेंट थिंग्स को सेलेक्ट करना। लेकिन इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो आपको हमेशा याद रखना है। क्या रखोगे कि एनसीआर का मतलब होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल और यहां लिखोगे n-r फैक्टोरियल। ये बात याद रखोगे हमेशा कि एनसीआर का मतलब क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और अपॉन में क्या हो जाएगा? n-r फैक्टोरियल। अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं कि अगर आपको 4c2 लिखना है तो आप क्या लिखोगे? 4 फैक्टोरियल
अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे भाई, ऊपर क्या लिखा 4 फैक्टोरियल, नीचे क्या लिखा 2 फैक्टोरियल और नीचे क्या लिखा 2 फैक्टोरियल। तो अब ऊपर देखो, ऊपर आप क्या लिखोगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, नीचे क्या लिखोगे 2 इंटू 1 और यहां क्या लिखोगे 2 इंटू 1। तो ये तो कट गया, अब बचा क्या 12 अपॉन 2 दैट इज 6। तो 4c2 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 6। ठीक है, तो यहां से आपको एक चीज, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी समझ में आया कि अगर जैसे यहां पर 4 फैक्टोरियल लिखा हुआ और यहां पर 2 फैक्टोरियल लिखा हुआ, तो आप इसको लिखोगे 4 इंटू 3। मतलब अगर मैं यहां से आपको बताना चाहूं कि 4 फैक्टोरियल को मैं क्या लिखता हूं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। तो यहां से एक बात समझ में आई इंपॉर्टेंट कि सर n फैक्टोरियल को मैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूं। ये और इंपॉर्टेंट बात है कि मैं n फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो आप 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो आपको कैलकुलेशन में आसानी रहेगी, किसमें रहेगी कैलकुलेशन में आसानी। जैसे यहां पर अगर मैं 10 फैक्टोरियल को देखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, और लिख सकता हूं कैसे 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। भाई ये तो 8 इंटू 7 इंटू 6 से लेके कहां तक जाएगा 1 तक, तो इसको मैं इजी वे में लिख सकता हूं। तो इस स्लाइड से आपने क्या सीखा कि व्हाट इज द एनसीआर, एन डिफरेंट थिंग्स में से 8 डिफरेंट थिंग्स को सेलेक्ट करने के तरीके। बट हमें अभी ये नहीं पढ़ना, हमें केवल एनसीआर का फॉर्मूला चाहिए, दैट इज द फैक्टोरियल एन अपॉन आर फैक्टोरियल, और अपॉन में क्या आ जाएगा एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये वाली बात समझ गए तो फटाफट से लिख लो, फिर हम चलते हैं आगे। ठीक है, अब एनसीआर तो आपको थोड़ा थोड़ा मैंने बता दिया यहां पर, फिर मैं और इसके लिए एक दो क्वेश्चंस आपको फैक्टोरियल के कराता हूं। फैक्टोरियल के क्वेश्चन क्या कहते हैं कि ये जो है इनका रेशियो क्या दे रखा है 2:1, तो आपने इनका रेशियो लिख लिया n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। अपॉन में क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, और यहां आ जाएगा n माइनस 4 का फैक्टोरियल। ये क्या दे रखा है 2:1। तो आपको n की वैल्यू बतानी, कैसे सॉल्व करें, बहुत आसान मेथड, कुछ नहीं, आपको बस ऊपर देखना, यहां n माइनस 2 है तो आप क्या लिख सकते हो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल। यही तो सिखाया मैंने, 2 फैक्टोरियल को एज इट इज लिखो और इसको n माइनस 2 फैक्टोरियल लिखो अपॉन, अब यहां n माइनस 4 है तो यहां लिखो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, और यहां लिख दो n माइनस 4 का फैक्टोरियल। अपॉन क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, और यहां आ जाएगा n माइनस 4 फैक्टोरियल, यह आ जाएगा 2:1। अब देखो क्या क्या करना, ये n माइनस 2 फैक्टोरियल से n माइनस 2 फैक्टोरियल गया, n माइनस 4 फैक्टोरियल से n माइनस 4 फैक्टोरियल चला गया। अब देखो, अब बहुत आसान भाषा में आपके पास क्या बचा, ऊपर बचा, और देखो ये n इंटू n माइनस 1 से ये भी गया, तो बचा क्या 1/2 अपॉन, और क्या बच गया n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 अपॉन में क्या आ गया 4 फैक्टोरियल बराबर 2। अब इसको पूरे पार्ट को कहां ले जाओ उधर, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे भैया 1/2 बराबर क्या आ जाएगा 2 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, और 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24। अब देखो ये 24 इधर जाएगा तो 24 डिवाइड बाई 2 इधर आएगा तो 12 बराबर कितना आ जाएगा n माइनस 2 इंटू n माइनस 3। तो यहां से अब आपने एक चीज देखी कि ये कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा n माइनस 2 इंटू n माइनस 3। तो इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा n स्क्वायर माइनस का कितना आ जाएगा 5n प्लस का 6 बराबर कितना आ जाएगा 6, बराबर कितना आ जाएगा 6। ठीक है, तो 6 से 6 कट गया, यहां पर n कॉमन लेंगे तो यहां n माइनस 5 इक्वल टू 0, तो क्या बच जाएगा n बराबर 0 और n बराबर 5। अब लेकिन n बराबर 0 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि -2 फैक्टोरियल होता ही नहीं है। मतलब n फैक्टोरियल में n जो होता है वो होल नंबर होता है। कैसा होता है होल नंबर।
बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि n फैक्टोरियल में n जो होता है वो होल नंबर होता है। तो यहां से आप बात समझ गए कि आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 0 को हटा देंगे, कितना आ जाएगा, n बराबर 5। कितना आ जाएगा, n बराबर 5। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है। और आप देखो, आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर क्या समझनी है कि जो सबसे छोटा फैक्टोरियल कौन सा है, ये तो n-4 है। तो ये जो फैक्टोरियल है ये मिनिमम से मिनिमम 0 हो सकता है, तो n मिनिमम से मिनिमम क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। इसलिए हम 0 को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, तो हमारे पास 5 फैक्टोरियल मतलब n बराबर 5 आ जाएगा। ठीक है, लिख लो फटाफट से। यहां तक बात समझ में आई। चलो अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत कुछ सिखाता है आपको। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे कि आपको 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल की वैल्यू बतानी है। तो अब कैसे करें सर इस क्वेश्चन को, तो हम बड़े ध्यान से देखना, जिसको फैक्टोरियल पढ़ा है ना उसको अब ये चीज समझ में आने लगेगी कि सर ये 2n फैक्टोरियल है और यहां पर n फैक्टोरियल है। अगर मैं 2n फैक्टोरियल को खोलूंगा तो क्या क्या आएगा, 2n, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, और कहीं ना कहीं बीच में क्या आ रहा होगा, 2n माइनस n, तो n आ रहा होगा यहां पर n माइनस 1, सो ऑन यहां क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल। अब बच्चे क्या करते हैं सबसे ज्यादा कि n फैक्टोरियल को n फैक्टोरियल से कट कर देते हैं और ऑप्शन मैच नहीं करता और नन ऑफ दीज टिक लगा देते हैं। लेकिन यहां पर देखो, अगर मैं ध्यान समझना, अगर मैं इवन वाले लूं, क्योंकि देखो यहां देखो ऑड 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 बच रहे हैं, क्योंकि देखो 135 तो मैंने क्या किया 135 को अलग रख लिया और 246 को अलग ले लिया। तो यहां मैंने 246 से लेके 2n तक अलग ले लिया और यहां पर 135 से लेके 2n माइनस 1 तक अलग ले लिया, और नीचे क्या हो गया मेरे पास n फैक्टोरियल। तो अब आप यहां जब हर फैक्टर से 2 2 2 2 कॉमन लोगे तो यहां पर 2 की पावर n आ जाएगा, और यहां क्या आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 से लेके कहां तक, n तक, और यहां बच जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 5 से लेके कहां तक, 2n माइनस 1 तक। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल। अब देखो ये n फैक्टोरियल और ये n फैक्टोरियल कट गया तो बच गया क्या, 1 इंटू 3 इंटू 5 से लेके कहां तक, 2n माइनस 1 तक इंटू 2 टू दी पावर n, यही बचा। अब ऑप्शन मैच करते हैं, क्या है 1 इंटू 3 इंटू 5 से लेके 2n माइनस 1 और 2 की पावर n, यही ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर फंडा, समझ में आई आपको ये वाली बात कि भैया 2n फैक्टोरियल को कैसे खोला जाता है। तो ये जो दो क्वेश्चन थे ये थे आपके बेसिक के रिगार्डिंग कि भैया फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल को जाना कि n फैक्टोरियल को कैसे लिखते हैं, n फैक्टोरियल में से दूसरा फैक्टोरियल कैसे बनाते हैं और 2n फैक्टोरियल को कैसे लिखते हैं, ये सब चीज आपने अच्छे से जान ली होंगी। अब चलते हैं बच्चों हम आगे अपने मेन टॉपिक पर, दैट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। पूरा का पूरा जो कॉम्बिनेटोरिक्स है वो किस पर डिपेंड है, काउंटिंग पर। अगर आपको काउंटिंग केसेस में ही दिक्कत है तो आगे पीएनसी या फिर मैं कहूं कॉम्बिनेटोरिक्स में बहुत दिक्कत आने वाली है। तो आज मैं आपको दो कंसेप्ट सिखाऊंगा, एक तो प्लस करने वाला और एक मल्टीप्लाई करने वाला। तो देखो आपको मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो आपको एक काम करना है। देखो दो चीजें होती हैं, जब देखो पीएनसी समझने के लिए मैं आपको बिल्कुल देसी भाषा में पीएनसी समझाऊंगा। पीएनसी समझने के लिए आपको दो चीजें आनी चाहिए। सबसे पहले उस इंग्लिश क्वेश्चन की आपको हिंदी करना आना चाहिए। ठीक है, जब भी आपको एक वर्ड आपकी जबान से निकले या, जब भी आपकी एक वर्ड जबान से निकले या, और जब भी आपकी जबान से निकले फिर, तो अब फिर जब निकलेगा तो हम मल्टीप्लाई करेंगे या जब निकलेगा तो हम प्लस करेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं कि ये एक रूम है, इस रूम में एंटर करने के 4 रास्ते हैं, 4 रास्ते इस रूम में एंटर करने के हैं। तो आपके पास एंट्री करने के कितने तरीके होंगे, तो आप बोलोगे मैं इस गेट से घुस सकता हूं, इस गेट से घुसने का कितना तरीका, एक, या मैं उस गेट से एंट्री ले सकता हूं, उस गेट से एंट्री लेने का तरीका कितना, एक, या मैं सामने वाले गेट से एंट्री ले सकता हूं, इस गेट से एंट्री करने का तरीका एक, या मैं इस गेट से एंट्री ले सकता हूं, इस गेट से एंट्री करने का तरीका एक। तो यह बोला मतलब 1 + 1 + 1 + 1, आपके पास घुसने के कितने तरीके हैं, 4। ठीक है, अब आपको मैं एक क्वेश्चन बताता हूं, ये आपके पास लेट्स सपोज कोटा है, ये आपके पास जयपुर है,
बहुत ध्यान समझना, ये केस से पूरा पूरा पीएनसी आपको धीरे धीरे समझ आने लग जाएगा। ये आपके पास दिल्ली है, ठीक है। अब बात समझना, आपको मैं पहला क्वेश्चन दे रहा हूं, फाइंड। अब यहां पर पहले एक चीज और बता देता हूं कि यहां से यहां जाने के आपके पास दो तरीके हैं, ठीक है। यहां से यहां जाने के आपके पास तीन तरीके हैं, ठीक। कितने तरीके? तीन तरीके, ठीक। फाइंड पहला क्वेश्चन, फाइंड पहला क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ वेज टू ट्रेवल फ्रॉम जयपुर, फ्रॉम कोटा टू जयपुर। अब ये पूछ रहा है कोटा से जयपुर जाने की कितने तरीके, तो आप बोलोगे मैं इस रास्ते से जा सकता हूं या इस रास्ते से जा सकता हूं। इस रास्ते से जाने की तरीका एक और इससे एक, या फिर मेरे पास कोटा से जयपुर जाने कितने रास्ते? दो रास्ते, ठीक है। ठीक है, पहला। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ वेज, बहुत ध्यान समझना, टू ट्रेवल फ्रॉम कोटा टू दिल्ली बाया जयपुर। ये कह रहा है कि कोटा से दिल्ली जाने के कितने तरीके होंगे, कितने रास्ते होंगे जयपुर होके जाने के, वाया जयपुर होके जाने के। तो आप बोलोगे सबसे पहले आप कहां जाओगे? कोटा टू जयपुर, देन जयपुर टू दिल्ली, यही जाओगे। देन का मतलब हो गया फिर। आप पहले कोटा से जयपुर गए, फिर जयपुर से दिल्ली गए। तो आप एक बात बताओ, कोटा से जयपुर जाने के कितने रास्ते? दो। फिर जयपुर से दिल्ली जाने के कितने रास्ते? तीन। तो टोटल वेज हो गए आपके पास 6। अब मैं आपको 6 बताता भी हूं कैसे हुए। पहले लेट सपोज आप इस वाले रास्ते से कोटा से जयपुर गए, इस वाले रास्ते से, ठीक है। फिर आपने क्या किया? इन तीनों में से कोई भी रास्ते जा सकते हो, तो पहले इससे चले गए। लेट सपोज एक वे ये हो गया, यहां से यहां, यहां से यहां। एक वे हो गया यहां से यहां, यहां से यहां। एक वे हो गया यहां से यहां और यहां से यहां। कितने तरीके हो गए? 3। या प्लस किया, फिर हमने दूसरा रास्ता अपनाया, यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां जाने के कितने? 3 रास्ते। तो टोटल कितने हो गए? 6। तो जब भी आप या बोलोगे तो प्लस लगाओगे, जब भी आप फिर बोलोगे तो मल्टीप्लाई होगा। फिर का यूज कैसे किया? पहले कोटा से जयपुर जाने कितने रास्ते? 2। फिर जयपुर से दिल्ली जाने कितने रास्ते? 3। तो यह हो गया आपके पास 6 रास्ते। फिर मैंने आपको जोड़ के भी बता दिए कि भैया ये रास्ता फिर 3, तो ये हो गए 3 रास्ते। फिर ये वाला रास्ता या फिर 3, तो ये हो गए 3 रास्ते। तो 3 और 3 कितने हो गए? 6। ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। अब इसी पे मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूं, फाइंड नंबर ऑफ वेज, ठीक है, टू ट्रेवल कोटा टू जयपुर, कोटा टू दिल्ली वाया जयपुर, ठीक है, एंड दिल्ली एंड रिटर्न दिल्ली टू कोटा वाया जयपुर। ये कह रहा है टोटल कितने रास्ते होंगे, टोटल कितने तरीके होंगे कि मैं पहले कोटा से जयपुर, कोटा से दिल्ली जाऊं, जयपुर होके, फिर दिल्ली से कोटा आऊं, वापस जयपुर होके। तो आप यहां पर बात समझो, केवल सिंपल सा फंडा है। ये रहा आपका कोटा, ये रहा आपका जयपुर, ये रहा आपका दिल्ली। यहां से यहां जाने के कितने रास्ते? 2। यहां से यहां जाने के कितने रास्ते? 3। तो पहले आप जाओगे कोटा टू जयपुर, फिर कहां जाओगे? जयपुर टू दिल्ली, फिर कहां जाओगे? अब दिल्ली टू जयपुर वापस आओगे, फिर आपके पास क्या आ जाएगा? जयपुर टू कोटा वापस आ जाओगे। यही रास्ता आप अपनाओगे। कोटा टू जयपुर जाने के कितने रास्ते? 2। फिर जयपुर से दिल्ली 3, फिर दिल्ली से जयपुर 3, फिर जयपुर से कोटा कितना? 2। तो कितने वेज हो गए? 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। टोटल 36 तरीके हैं जिनसे आप जा सकते हो और वापस आ सकते हो। तो मैं आपको काउंटिंग करके बताऊं कैसे तरीके होंगे। भैया इस रास्ते से गए, ठीक है, इस रास्ते से चले गए। अब आपकी मर्जी, वापस आने के आपके पास कितने रास्ते? 3 इधर से और 1 हेरा, ठीक है। तो आपके पास जाओगे और वापस आओगे तो आपके पास कितने हो गए? या फिर बच्चा कह सकता है सर जाने के, कोटा से दिल्ली जाने के कितने तरीके? 6।
फिर दिल्ली से कोटा आने कितने तरीके 6, तो टोटल कितने हो गए 36। ऐसे भी कर सकते हो आप, अपनी मर्जी से क्वेश्चन को घुमा के कैसे भी कर सकते हो, बस आपको नंबर ऑफ वेज फाउंड करने हैं। तो इसी का एक उदाहरण मैं आपको थ्योरी के साथ समझाता हूं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है, मल्टीप्लीकेशन रूल। If an event occur in a different ways following which another event can occur in different ways, मतलब कोटा टू जयपुर जाने के 2 रास्ते, another event क्या हुआ, जयपुर से दिल्ली जाने के 3 रास्ते। Then total number of simultaneous, मतलब कोटा से दिल्ली में जाऊं तो कैसे होगा, m into n, मतलब पहले पहला वाला तरीका, फिर दूसरा वाला तरीका, तो आपको फिर लगेगा तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन। ये बहुत सिंपलेस्ट वे है इस क्वेश्चन को समझने का। बात समझ में आ रही है। ये कह रहा है कि इफ मल्टीप्लीकेशन मल्टीपल इवेंट कैन अकर m1 m2 m3, मतलब दिल्ली से आप फिर पंजाब जा रहे हो, पंजाब से कहीं और जा रहे हो, ऐसे मल्टीपल इवेंट अगर आपके होते रहे तो सबको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। क्या ये वाली बात आप लोगों को समझ आई या नहीं आई, क्या ये वाली बात आप लोगों को समझ आई या नहीं आई, पहले मुझे बताओ फटाफट से कि नंबर ऑफ वेज निकालने के तरीके के आपको समझ आए। ठीक है, अगर समझ आए तो चलिए आगे चलते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच अ पर्सन कैन एंटर एंड लीव सिनेमा हॉल बाय अ डिफरेंट डोर। अब यहां पर सिनेमा हॉल बना हुआ है, ये रहा सिनेमा हॉल, ठीक है ठीक है। अब इस सिनेमा हॉल, क्वेश्चन बोले यहां समझना, इसके 5 रास्ते हैं, एक है D1, एक है D2, ठीक है, एक है D1, D2, D3, D4, D5, ये है D1, D2, D3, D4, D5। अब ये क्या कह रहा है कि एक पर्सन इन 5 डोर में से किसी डोर से एंट्री करे और लीव सिनेमा हॉल बाय अ डिफरेंट डोर। मतलब अगर मैंने डोर 1 से एंट्री करी है तो मैं डोर 1 से बाहर नहीं निकल सकता, मुझे दूसरे गेट से निकलना पड़ेगा। जैसा आपने देखा होगा, आप पिक्चर देखने जाते हो तो आप जिस गेट से एंट्री करते हो उस गेट से बाहर नहीं निकलते, आप दूसरे गेट से आपको बाहर निकाला जाता है। तो ये बोल रहा है कि सिनेमा हॉल में 5 गेट हैं, कोई भी पर्सन अगर एंट्री करे तो वो दूसरे गेट से बाहर निकले, मतलब कोई अनदर गेट, जिस गेट से एंट्री करे उससे बाहर नहीं निकले। इसके कितने तरीके होंगे एक पर्सन को सिनेमा हॉल में भेजने के। तो पहले क्वेश्चन का आंसर बहुत साइमल्टेनियसली आसानी से निकाला जाता है कि नंबर ऑफ वेज टू एंट्री। अब मुझे बताओ एंट्री के नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, 5। फिर अब बाहर निकालने के नंबर ऑफ वेज टू एग्जिट। अब भैया जिससे अंदर गया उससे तो बाहर आएगा नहीं, तो कितने तरीके हो गए, 4, तो कितने हो गए 20। तो एक इवेंट था आपके पास अंदर भेजने का, दूसरा इवेंट था आपके पास बाहर लाने का। पहले इवेंट का तरीका हो गया 5 तरीके, दूसरे इवेंट के तरीके हो गए 4। आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई m1 इंटू m2, तो आपके पास कितने तरीके हो गए 20। अब इसी का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन का, बड़े ध्यान से समझना। इफ ही कैन एंटर एंड लीव बाय एनी डोर द नंबर ऑफ वेज। वो कह रहा है कि अब अंदर और बाहर कोई भी डोर से हमें कोई मतलब नहीं, तो आपके पास यहां पर हो जाएगा नंबर ऑफ वेज टू एंट्री। एंट्री के लिए वेज कितने हो गए 5। फिर क्या कह रहा है, नंबर ऑफ वेज टू एग्जिट। एग्जिट के लिए अब 5 हो गए, तो कितने तरीके हो गए 25। अब वो चाहे D1 से अंदर जाए, D1 से ही बाहर आ जाए, चाहे D1 से अंदर जाए, D2 से बाहर आ जाए, तो कितने तरीके हो गए भाई, एंट्री करने के 5 और एग्जिट करने के 5, तो कितने तरीके हो गए टोटल आपके पास 25। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर ये समझ में आया तो आगे की चीजें भी आपको बहुत आसानी से समझ आएंगी। क्या ये मेरी बात सही है? क्या मेरी बात सही है? चलिए अब आ जाता है एडिशन रूल। एडिशन रूल मतलब केस बनाने वाला रूल, ठीक है। इफ एनी इवेंट अकर इन एन डिफरेंट वेज, कि भैया एन डिफरेंट वेज में कोई एक इवेंट अकर हो रहा है और अनदर इवेंट परफॉर्म इंडिपेंडेंटली। मतलब आप एक बार बताओ, अगर आपको कोटा से दिल्ली जाना है जयपुर होके, तो एक इवेंट तो होगा कोटा से जयपुर जाने का, दूसरा इवेंट हो गया जयपुर से दिल्ली जाने का। अब आपको अगर कोटा से दिल्ली जाना है तो आपको इन दोनों इवेंट को परफॉर्म करना पड़ेगा, M1 को भी परफॉर्म करना पड़ेगा और M2 को। जब 2 इवेंट साइमल्टेनियसली परफॉर्म हो एक साथ तो मल्टीप्लीकेशन आता है। पर अगर कोई इवेंट एक जो है, लेट सपोज मुझे
मैं कोटा से जयपुर जाऊं और मैं कोटा से दिल्ली जा रहा हूं, अलग अलग रास्ते हैं। तो अब ये दोनों इवेंट क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो ये कह रहा है कि an event can occur in n different ways, other event can perform independently in n different ways, the number either of two jobs can be performed। मतलब अगर मैं बोलूं कि यहां से कोटा से एक तो जयपुर जाना है, कोटा से मुझे पंजाब जाना है, इसके तरीके हैं 3, इसके तरीके हैं 2। अब मुझे एक बात बताओ, दोनों ही अलग अलग तरीके हैं, कोटा से जयपुर जाने का रास्ता ये, कोटा से पंजाब जाने का रास्ता ये। उसने ये बोला कि एक पर्सन है, उसे एक डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, कोई भी डेस्टिनेशन पे पहुंच सकता है। तो कितने तरीके भैया, ये भी परफॉर्म हो सकता है अपने तरीके से, तीनों तरीके से, और ये भी परफॉर्म हो सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए 3+2। अब मैं हिंदी भाषा में देसी में समझाऊं तो ये हो गया, या तो मैं कोटा से जयपुर जाऊं या मैं कोटा से पंजाब जाऊं। तो या जब भी लग गया मतलब केस बन गए, तो उसलिए क्या हो गया, एडिशन परफॉर्म हो गया। दैट इज 3+2 इज योर 5 इज योर आंसर। क्या मैं करेक्ट? ठीक है, समझ में आई बात? समझ में आई? आप देखो परमुटेशन क्या होता है। सबसे पहली चीज परमुटेशन पढ़ते हैं यहां से। परमुटेशन होता क्या है? परमुटेशन का मीन्स होता है अरेंजमेंट। परमुटेशन का मीन्स क्या होता है? अरेंजमेंट। परमुटेशन का मीन होता है अरेंजमेंट। ईच ऑफ द डिफरेंट अरेंजमेंट विच कैन, अब ये सब फालतू बातें हैं। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास कोई 3 नंबर है ABC और मुझे 2-2 के सेट बनाने, मतलब मेरे पास 2 सीटें हैं जिन पे मुझे लोग बिठाने, 3 लोग मेरे पास है, 2-2 की सीटें हैं, तो आप कैसे कैसे बिठाओगे, अरेंज कैसे कैसे करो भैया? तो AB आ जाए या BC आ जाए या CA आ जाए, या फिर क्या आ जाएगा आपके पास, या फिर कितना आ जाएगा आपके पास या फिर कितना आ जाए। अब देखो इन तीनों के आप ध्यान समझना, या तो आपके पास AB आ जाए या AC आ जाए या BC आ जाए। अब बड़े ध्यान समझना, ये 3 तरीके हो गए। इन 3 तरीके से आपने पहले ऐसे बिठा दिया, लेकिन अभी आप पहली सीट पे BA को भी बिठा सकते हो, पहली पे B, दूसरे पे A, यहां पर C, यहां पर B, यहां पर A, यहां पर C। तो कितने तरीके हो गए? 6 तरीके हो गए। कितने तरीके हो गए? 6 तरीके। बात बड़े ध्यान से समझना कि अब आपको क्या करवाना है, अरेंजमेंट। अब आपको क्या करनी है, अरेंज करनी। जैसे मेरे पास 3 चेयर हैं, अब मुझे 3 लोगों को बिठाना है, तो मैं कैसे कैसे बिठा सकता हूं भाई? अगर मेरे पास ये 3 चेयर हैं, मुझे ABC को बिठाना, तो मैं कैसे कैसे बिठा सकता हूं? पहले ABC ऐसे बैठ जाए, फिर B यहां बैठ जाए, A यहां बैठ जाए, C यहां बैठ जाए, फिर कैसे बैठ जाए भैया? A यहां बैठ जाए, C यहां बैठ जाए, B यहां बैठ जाए, फिर A और कहीं बैठ सकता है, A और कहीं नहीं बैठ सकता यहाँ के अलावा, ठीक है। फिर यहां पर B बैठ जाए, ठीक है, यहां पर C बैठ जाए, यहां पर A बैठ जाए, ठीक है। फिर यहां पर C बैठ जाए, यहां पर A बैठ जाए, यहां पर B बैठ जाए, फिर यहां पर C बैठ जाए, यहां पर B बैठ जाए और यहां पर A बैठ जाए। तो ऐसे आपको क्या करने हैं, नंबर ऑफ वेज निकालने हैं अरेंजमेंट के, ठीक है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ये हम समझेंगे बड़े धीरे से। पहले परमुटेशन का मतलब समझा कि हम परमुटेशन को पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले आपको कुछ चीजें समझाता हूं कि परमुटेशन, आप दो वर्ड पढ़ोगे, एक पढ़ोगे परमुटेशन। परमुटेशन का मीन्स होता है अरेंजमेंट। परमुटेशन का मीन्स होता है अरेंजमेंट। एक आएगा कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मीन होता है सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या होता है, सिलेक्शन। तो अब एक बात बताओ, आपको कोई 3 लोग हैं, आपके पास ABC कोई 3 लोग हैं और आपके पास दो सिक्के हैं, एक कॉइन 1 है और एक 2 चेयर है, एक चेयर 1 है, एक चेयर 2 है। अब इन 2 चेयर पे 3 लोगों में से कोई 2 लोग बिठाने। तो अब सबसे पहले जब आपके पास कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आए तो आपको क्या परफॉर्म करना है। जब कभी आपको बोले कि भैया जैसे 3 बुक है, 2 शेल्फ है, 3 बुक को 2 शेल्फ में अरेंज करो, तो सबसे पहले फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट होगा सिलेक्शन। फर्स्ट होगा सिलेक्शन। जैसे मेरे पास आप 3 लोग हो, मुझे कोई 2 बैच है A और B, उनमें कोई 2 लोगों को भेजना है, तो मैं सबसे पहले इन 3 में से 2 लोगों को छांटूंगा, 2 लोगों को सेलेक्ट करूंगा, देन आई विल सेंड इन द क्लास। या फिर मैं कहूं मुझे बिठाना है। जब बिठाने की अरेंजमेंट की बात आ जाए तो अरेंजमेंट में सबसे पहले सिलेक्शन होता है, देन अरेंजमेंट होता है। देखो कई क्वेश्चन आपसे केवल सेलेक्ट करने के आएंगे,
फाइंड नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 4 पीपल आउट ऑफ 10। मतलब आपको 4 में से 10 लोगों को, मतलब 10 में से 4 लोगों को सेलेक्ट करना है। फिर क्वेश्चन आएगा फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज द 4 पीपल ऑन द चेयर फ्रॉम 10 पीपल। मतलब 10 में से 4 लोगों को चुनने के बाद आप इन 4 चेयर पे बिठाओ तो आपके पास, अब मुझे एक चीज बताओ, पहले आपको सिलेक्शन करना है, देन आपको अरेंजमेंट करना है। तो मैं आपको अरेंजमेंट पहले करना सिखाऊंगा, बट जब लोग सेलेक्ट करने हो तो पहले बाय द वे फर्स्ट सेलेक्ट द थिंग देन अरेंज द थिंग। तो फर्स्ट सिलेक्शन देन अरेंजमेंट, फर्स्ट सिलेक्शन देन क्या आ जाएगा, अरेंजमेंट। बात समझ में आ रही है? तो यहां तक समझ आया? अब चलो अब पढ़ते हैं अरेंजमेंट विदाउट रिपीटेशन। अब देखो सबसे पहली चीज होती है, अब पहले मैं आपको परम्यूटेशन समझा देता हूं कि परम्यूटेशन क्या होता है, क्योंकि सिलेक्शन और अरेंजमेंट तो बात की बात है, पहले परम्यूटेशन जानना जरूरी है कि हम कैसे अरेंज करें चीजों को। तो सबसे पहले एक केस लेते हैं बहुत छोटा सा कि देयर आर एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट एंड यू हैव टू फिल्ड आर प्लेसेस। अब इस क्वेश्चन को ऐसे समझो कि विदाउट रिपीटिशन का केस कैसे होगा कि आपके पास लेट सपोज 100 बच्चे हैं और आपको 5 चेयर पे बिठाना है, ठीक है। अब आपको 5 चेयर भरनी है, ठीक है, तो आपको एन में से ही 5 चेयर भरनी है, ठीक है। तो अब इसका तरीका क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना कि एन में से 5 चेयर भरनी है आपको, मतलब एन में से आर प्लेसेस भरने। तो सबसे पहले आप लिखोगे कि फर्स्ट प्लेस नंबर ऑफ वेज टू फिल फर्स्ट प्लेस। अब आपको पहला प्लेस भरना है, तो कितने तरीके हैं आपके पास, एन वेज है। फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए कितने तरीके, जैसे 100 पीपल हैं, 5 चेयर भरनी है, तो पहली चेयर पे भरने कितने तरीके हैं, 100 लोग। भाई कोई किसी को भी बिठा सकता हूं, लेकिन क्या मैं एक चेयर पे तो बिठा सकता हूं नहीं, क्योंकि आपको आर प्लेसेस भरने, ठीक है। ऐसे ही नंबर ऑफ वेज टू फिल सेकेंड प्लेस, सेकेंड प्लेस को भरने के कितने तरीके हैं आपके पास, n-1 वेज, ठीक है। थर्ड प्लेस को भरने के कितने तरीके हैं आपके पास, n-2 वेज, क्योंकि 2 को तो आप बिठा चुके, तो बच्चे कितने लोग, 98 को आप किसी को भी बिठाओ, तो थर्ड प्लेस को भरने के आपके पास कितने तरीके आ गए, 98। ऐसे ही आर प्लेस को भरने के कौन से तरीके आएंगे, n-r। अब देखो यहां पर थर्ड प्लेस को भरने के 2 तरीके, मतलब r-। तो अब देखो पहले मैंने पहला प्लेस भरा, फिर मैंने सेकंड प्लेस भरा, फिर मैंने थर्ड प्लेस भरा, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे आपके पास, टोटल नंबर ऑफ वेज यहां पर हो जाएंगे आपके पास कितना आ जाएगा, n इंटू n-1 इंटू n-2 सो ऑन, n-r प्लस का सॉरी n-r-1, यही आ जाएगा आपके पास n-r-1। अब देखो, अब मैं एक काम कर रहा हूं, ये हो गया आपके पास टोटल तरीके। लेट सपोज मैं आपके पास यहां एग्जांपल ले लाऊं कि यू हैव 100 स्टूडेंट्स एंड यू हैव टू फिल 5 चेयर्स, हाउ मेनी वेज। तो आप क्या करोगे, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं चेयर। इस चेयर में बिठाने के कितने तरीके, 100, इस चेयर पे 99, इस चेयर पे 98, इस चेयर पे 97, इस चेयर पे 96। तो टोटल आपके पास कितने हो गए, 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97 इंटू 90। बात समझ में आई आपके पास? अब इधर देखो, ऐसे ही आपके पास क्या हो गए, ये वाले नंबर ऑफ प्लेस हो गए। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, n-r फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई किया, n-r फैक्टोरियल को डिवाइड किया। तो अब बच्चे यहां पर ऊपर क्या बन गया, ऊपर बन गया n फैक्टोरियल अपॉन क्या हो गया, n-r फैक्टोरियल, और यही तो क्या होता है आपके पास npr। npr नहीं बताया मैंने शायद, अभी npr नहीं बताया मैंने, हाँ ठीक है। ये क्या हो गया आपके पास, नंबर ऑफ वेज, और यही होता है npr। अब देखो एनपीआर क्या होता है, ये चीज समझना। यहां तक समझ में आई कि अगर आपके पास लेट्स सपोज 100 पीपल है और आपको 5 चेयर बननी है, तो पहली चेयर पे बिठाने के कितने तरीके, पहली चेयर पे बिठाने के कितने तरीके, 100 तरीके। दूसरी चेयर पे बिठाने के कितने तरीके आपके पास, कितने, 99 तरीके। तीसरी चेयर पे बिठाने के कितने तरीके, 98। चौथी पे 97 और 5वीं पे 96। तो ये जो तरीके हैं, इससे आप क्या भर सकते हो, विदाउट रिपीटिशन वाले केस भर सकते हो। एक एग्जांपल और लेता हूं आपके पास, ठीक है। ये आपके पास 5
5 प्लेसेस हैं, ठीक है। ये आपके पास लेट्स सपोज 20 पीपल है, ठीक है। अब आपको ये पांचों चेयर बननी है, तो कैसे भरोगे? आपके पास यहाँ कितने तरीके से बिठा सकते हो? 20, यहाँ 19, यहाँ 18, यहाँ पे क्या आ जाएगा 17 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 16, ठीक है। अब सर मैं इसको दूसरे तरीके से भी तो भर सकता हूं, ठीक है। बात समझना बड़े ध्यान से, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, फर्स्ट सिलेक्शन देन अरेंजमेंट, फर्स्ट सिलेक्शन देन अरेंजमेंट। बात समझो बड़े ध्यान से, मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि पहले आप क्या करो, 20 लोगों में से 5 लोगों को सेलेक्ट करो, क्योंकि 5 लोग ही बिठा सकते हो। तो मैंने 20 में से 5 लोगों को क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। देन मैंने 5 लोगों को 5 फैक्टोरियल से अरेंज कर लिया। अब एक बात बताओ, अगर मेरे पास 20 में से 5 लोग आ गए, 20 में से मेरे पास 5 लोग आ गए, तो मैं क्या करूंगा, अब मेरे पास 5 लोग हैं, तो यहां बिठाने के कितने तरीके, 5, यहां 4, यहां 3, यहां 2 और यहां 1। तो फिर क्या करूंगा, मैं 5 फैक्टोरियल से उनको बिठा दूंगा। तो यही क्या हो जाएगा आपके पास, ये क्या हो जाएगा 20 फैक्टोरियल अपॉन 15 फैक्टोरियल, यहां आ गया 5 फैक्टोरियल और यहां आ गया 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया, इसको लिख दूंगा मैं 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16। तो यही क्या हो गया आपके पास 5 तरीके, 5 लोगों को बिठाने के तरीके। और यहां भी क्या आ रहा था हमारे पास, यही आ रहा था, n इंटू n-1 से लेके n-r-1। अब ये बच्चों को ऐसे याद नहीं रहेगा, क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से याद आएगा। और बच्चों आपको मैं बताऊं, NCR इंटू आर फैक्टोरियल ही NPR होता है, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज n different object to r places। ये किसका फॉर्मूला होता है, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से r डिफरेंट ऑब्जेक्ट को अरेंज करने का तरीका होता है NPR। तो या तो आपको NPR याद रखना है या पहले सिलेक्शन देन अरेंजमेंट याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है पहले सिलेक्शन कर लो देन अरेंजमेंट कर लो। अब आपको 20 लोगों में से 5 चेयर भरनी है, तो 20 लोगों में से 5 चुने और 5 को अरेंज कर दिया। 5 को अरेंज करने का तरीका विदाउट रिपीटेशन क्या होता है आपके पास 5 फैक्टोरियल। अब केस पढ़ते हैं कि सर रिपीटेशन कब होगा। तो रिपीटेशन के केस में देखो, यू हैव एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट एंड, ठीक है, एंड यू हैव आर होटल्स। लेट सपोज आर होटल है आपको, या आर आपके पास प्लेसेस हैं, ठीक है। अब आपके पास क्या बोला गया, यू हैव टू फिल आर प्लेसेस, यू हैव टू फिल आर प्लेसेस एंड एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कैन प्लेस एट वन प्लेस। आपको यह बोला जा रहा है कि आपको n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से r प्लेसेस भरने हैं और कोई कितनी भी एक प्लेस पे कितने भी लोग आ सकते हैं। तो आपने बोला कि फर्स्ट प्लेस को फिल करने के तरीके कितने हो गए, n बेस। कितने हो गए, n बेस। भैया पहले प्लेस पे n लोग आ सकते हैं, दूसरे प्लेस पे उसने बोला कि भैया कोई कितने भी लोग भर सकता है, तो दूसरे प्लेस पे भी कितने आ सकते हैं, n बेस। ऐसे r प्लेस पे भी कितने आ जाएंगे, n बेस। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो गए आपके पास, कितने, n कितनी बार आ रहे हैं, n टू दी पावर r टाइम्स आ रहे हैं। बात समझो कि आपके पास 4 रूम है, ठीक है। आपके पास लेट सपोज एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझा देता हूं, बहुत धीरे धीरे समझना। यू हैव 4 रूम्स, या आपके पास 4 रूम है, ठीक है। आपके पास 20 पीपल है, ठीक है। ये होटल 1 है, ये होटल 2 है, ये होटल 3 है, ये होटल। अब इन 20 लोगों को 4 होटल में जाना है, कोई कंडीशन नहीं है, कोई से भी होटल में जा सकता है। तो पहले होटल को फिल करने के तरीके 20, दूसरे होटल को फिल करने के तरीके 20, तीसरे होटल को फिल करने के तरीके 20, चौथे होटल को फिल करने के तरीके 20। तो टोटल कितना हो गया, 20 टू पावर 4। कोई कितने भी
लोग ले सकता है। उसने ये नहीं बोला कि चारों होटल में एक एक लोग ही रुकेंगे, तो 4 लोगों को अरेंज करने की तरीका। उसने बोला मुझे 20 लोग अरेंज करने हैं 4 होटल में, ठीक है, 20 लोग अरेंज करने हैं मुझे 4 होटल में, और एक होटल की कैपेसिटी 20 तक हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो भैया पहले होटल को फिल करने के तरीके 20, दूसरे होटल को फिल करने के तरीके 20, तीसरे होटल को फिल करने के तरीके 20 और चौथे होटल को फिल करने के तरीके 20। तो ये लिख लो फटाफट से, फिर करते हैं अब हम क्वेश्चंस। क्या करेंगे बच्चों? क्वेश्चंस। बात समझ में आ रही है? यहां तक क्लियर है फंडा? यहां तक क्लियर है? तो यहां तक समझ आया? अब करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन से आपको समझ आएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 ट्रेवलर्स हैं, एंटर इन अ टाउन, एक टाउन में एंटर करते हैं, 4 होटल में उनको रोकना है, कोई भी 4 होटल है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच दीज ट्रेवलर्स कैन स्टे इन दिस होटल। कौन से होटल में, मतलब कितने तरीके से ये होटल्स में रुक सकते हैं, ठीक है। तो पहला कह रहा है कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आप एक तो आपके पास 4 होटल हैं, 3 लोग हैं, 3 लोगों को 4 होटल में रुकना है, कोई कहीं भी रुक सकता है, ठीक है। तो एक बात बताओ, फर्स्ट ट्रेवलर, जो पहला ट्रेवलर है, फर्स्ट ट्रेवलर हैव चॉइस। कितनी चॉइस है उसके पास? 4 चॉइस, कि भैया चाहे वो होटल 1 में रुके, चाहे होटल 2 में रुके, चाहे होटल 3 में रुके, चाहे होटल 4 में रुके। सेकंड जो ट्रेवलर है उसके पास कितनी चॉइस है? 4 चॉइस, ठीक है। थर्ड जो ट्रेवलर है उसके पास कितनी चॉइस है? 4 चॉइस। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो गए? टोटल नंबर ऑफ वेज बच्चों आपके पास हो गए 4। पहले ट्रेवलर, फिर दूसरा ट्रेवलर, फिर तीसरा ट्रेवलर, तो कितने हो गई? 4 टू दी पावर 3। पहले क्वेश्चन का आंसर हमने विदाउट रिपीटेशन, मतलब विद रिपीटेशन से दिया कि कोई से भी होटल में रुक सकता है, नो कंडीशन है। तो पहला ट्रेवलर के पास चाहे वो होटल 1 में जाए, चाहे होटल 2 में जाए, चाहे होटल 3 में जाए, चाहे होटल 4 में जाए, तो पहले पर्सन के पास 4 चॉइस है, दूसरे पर्सन के पास 4 चॉइस है, तीसरे पर्सन के पास भी 4 चॉइस है। दूसरा वाला बी ऑप्शन कह रहा है, बी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नो 2 ऑफ देम स्टे इन सेम होटल, कोई भी सेम होटल में ना रुके। तो एक बात बताओ, फर्स्ट ट्रेवलर, पहला ट्रेवलर है, उसके पास चॉइस कितनी है? पहले ट्रेवलर के पास 4 चॉइस है, ठीक है। सेकंड जो ट्रेवलर है, अब एक होटल तो भर गया, पहले ट्रेवलर एक होटल में चला गया, उसके पास चॉइस कितनी थी? 4, ठीक है। अब एक होता, सेकंड ट्रेवलर के पास चॉइस कितनी बची? 3, ठीक है। ऐसे ही थर्ड जो ट्रेवलर है, अब उसके पास कितनी चॉइस बची? 2 चॉइस। तो इसके बाद टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए आपके पास 4 इंटू 3 इंटू 2, दैट इज 24 वेज से हम होटल को फिल कर सकते हैं, जब 3 ट्रेवलर से, जब कोई भी सेम होटल में ना रुके, कोई भी 2 लोग सेम होटल में ना रुके, ठीक है। तो अब तीसरा क्वेश्चन आपके पास आया, यहां तक समझ आई आपको बारी? यहां तक समझ आई आपको बारी, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन है, ऑल ऑफ देम डू नॉट स्टे इन सेम होटल। वही कह रहा है कि तीनों के तीनों, अभी तो दूसरा क्वेश्चन क्या था कि कोई भी 2 लोग, मतलब ए और बी, उसमें ना रुक जाए, किसमें? कोई होटल 1 में, मतलब कोई भी 2 लोग साथ में ना रुके, ठीक है। तीसरे में क्या कह रहा है कि भैया ऑल ऑफ देम डू नॉट स्टे इन सेम होटल, मतलब आपको ये तरीके बताने हैं कि कोई भी तीनों लोग सेम होटल में ना रुके। तो इसके तरीके भैया, सेम होटल में रुकने के तरीके, पहले बताओ टोटल वेज कितने हैं? टोटल वेज कितने हैं? टोटल हो गया आपके पास 64, और नंबर ऑफ वेज टू स्टे इन सेम होटल, सेम होटल में रुकने के तरीके कितने हैं? कि भाई तीनों होटल 1 में रुके हो, एक तरीका, तीनों होटल 2 में रुके हो, एक तरीका, तीनों होटल 3 में रुके हो, एक तरीका, और तीनों ही होटल 4 में रुके हो, एक तरीका। तो टोटल आपके पास 4 वेज हैं उनको सेम होटल में ठहराने के। तो अब आपको निकालने हैं ऑल ऑफ देम डू नॉट स्टे इन सेम होटल। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? टोटल में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दो? जिसमें 7 रहे हो, तो 64 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो टोटल आपके पास 60 वेज हैं जिनमें बंदा क्या रहा है? साथ में रहा है, मतलब साथ में नहीं रहे हैं तीनों के तीनों। दूसरे और तीसरे क्वेश्चन में फर्क क्या है? इसमें ही कह रहा है कि भैया ए और बी होटल 1 में रुक गए, और बी क्या होटल 2 में सी रुक गया। ये भी नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी 2 लोग साथ नहीं रुके। लेकिन इसमें ही कह रहा है कि 2 लोग साथ रुक सकते, कोई दिक्कत नहीं, तीनों साथ ना रहे, तीनों साथ ना रहे। तीनों साथ नहीं रहने की कंडीशन क्या है? टोटल में से तीनों साथ वाले हटा दो, ठीक है। बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ये कह हाउ मेनी वेज ऑल द कलर्स इन आवर रेनबो कैन अरेंज्ड द सेम टाइम,
कह रहा है कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं रेनबो के कलर। अब रेनबो में मुझे बताओ कितने कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं आपके पास। रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर होते हैं। तो एक बात मेरे को बताओ, ये कह रहा है रेनबो में कलर्स कितने होते हैं? 7 कलर्स। विब्योर कलर कौन से होते हैं? विब्योर। उनको अरेंज करना है, कितने पैटर्न बन सकते हैं? तो क्या होता है? 7 जगह है आपके पास। रेनबो में 7 ही जगह होती है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब आपके पास 7 कलर है। बताओ इस पे कितनी पॉसिबिलिटी है? पहले पे 7 तरीके से। अरे बताओ, एक के ऊपर दूसरा कलर तो आएगा नहीं, तो पहले वाले में अगर कोई कलर गया तो दूसरा कलर कहां जाएगा? इधर। इसके वाले को क्लियर करने के लिए तरीके कितने? 5, इसको 4, इसको 3, इसको 2, और फिर बच गया एक तरीका। तो आपके पास क्या हो गया? 7 फैक्टोरियल से आप क्या भर सकते हो? 7 फैक्टोरियल से आप भर सकते हो रेनबो के कलर। कैसे? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो 1 2 3 4 5 6 7। अभी क्या बताओ, अगर यहां मेरे पास भरने के तरीके कितने? भाई मैं कोई भी कलर भर दूं। लेट्स सपोज मैंने ये वाला कलर भर दिया, तो अब मेरे पास जो दूसरा ये है, इसको भरने के कितने तरीके? मेरे 6 कलर बचे। एक तो भर चुका मैं, कोई भी 6 कलर बचे, तो मैं यहां पर वो वाला भर दूंगा। ऐसे ही करके नंबर ऑफ कलर तो आपके पास घटते जाएंगे, और प्लेसेस के अकॉर्डिंग। भाई थर्ड प्लेस में आप कितने तरीके से भर सकते हो? 4 तरीके से। ठीक है, बात समझ में आ रही है नंबर ऑफ प्लेस की? ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म? कोई भी 3 डिजिट का नंबर कैसे फॉर्म किया जा सकता है? ये 3 डिजिट का। ठीक है, अब ये कह रहा है कि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। अगर यहां पर आपने 3 यूज कर लिया तो अगले प्लेस पे आप 3 यूज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले बताओ, आपको नंबर बनाने के लिए, 3 डिजिट का नंबर बनाने के लिए कितनी डिजिट आपके पास होती है? 0 1 2 3 से लेके 9 तक। मतलब टोटल आपके पास 10 डिजिट्स होती हैं। होती है नहीं होती? 10 डिजिट्स आपके पास होती हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? 3 डिजिट का नंबर बनाना। अब आप रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो आप एक बात बताओ, आप पहले रिपीटिशन अलाउड का केस कर लेते हैं, बी वाला। ठीक है, एक बात बताओ, यहां आप फर्स्ट प्लेस पे कितनी डिजिट भर सकते हो? कितने तरीके से भर सकते हो? भाई कितनी डिजिट है? 10। तो क्या आप 10 तरीके से भर सकते हो? नहीं, क्योंकि पहले प्लेस पे 0 नहीं आएगा। तो टोटल भरने के तरीके कितने हुए? 9। टोटल भरने के तरीके कितने हुए? 9। फिर अब इस वाले प्लेस पे गए, इस पे कितने तरीके से भर सकते हो? रिपीटिशन अलाउड है। यहां 0 डिजिट आ गई, वो यहां भी आ सकती है। तो टोटल तरीके कितने हो गए? 10। क्यों? क्योंकि 0 को भी अब आप भर सकते हो। फिर आप यहां पर आए, यहां भी 10 तरीके। तो टोटल कितने हो गए? 9 इंटू 10 इंटू 10। तो कितने हो गए? 900 वेज हैं 3 डिजिट बनाने के। ठीक है, नंबर बनाने के, और 900 ही नंबर होते हैं 3 डिजिट के। ठीक है, अब ऐसे रिपीटिशन नॉट अलाउड। तो यहां पर देखो, यहां पर आप 9 तरीके से भर सकते हो, 0 को छोड़ दिया। अब यहां 0 इंक्लूड हो गया और एक डिजिट ये वाली हट गई, तो टोटल कितने तरीके हुए? 9। भाई 9 डिजिट बच गई आपके पास। और यहां पर कितनी बच गई? भाई एक ये गई, एक ये गई, तो 8 डिजिट आपके पास बच गई। तो कितना हो गया? देखो बराबर से कितना हो गया? 9 इंटू 9 इंटू 8। ये हो गया 9 9 जा 81 इंटू 8। ये हो गया 8 और 64। 648 ऐसे नंबर है जिनमें कोई डिजिट रिपीट नहीं होती। क्लियर फंडा? क्लियर फंडा? ये वाली बात समझ में आई? ये क्वेश्चन समझ आया? चलो आगे लिख लो पहले फटाफट से। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर पॉसिबल हुज ऑल डिजिट आर ऑड? ठीक है, सारी डिजिट ऑड है, तो अब आपको केवल यूज करनी है 1 3 5 7 9। यही डिजिट यूज करनी है। ईच डिजिट इज यूज्ड ओनली 1। मतलब पहले केस में क्या है? नो रिपीटिशन अलाउड। कोई भी रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो अब आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है। 0 इसके अंदर है नहीं, तो यहां कितने तरीके से भर सकते हो? 5। यहां कितने तरीके से भर सकते हो? 4। और यहां कितने तरीके से भर सकते हो? 3। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए 5 इंटू 4 इंटू 3, दैट इज 60 तरीके से आप क्या भर सकते हो? ये 3 डिजिट बना सकते हो। 3 डिजिट का नंबर जिसकी सारी डिजिट ऑड है और रिपीटिशन अलाउड नहीं है। दूसरा केस क्या है? रिपीटिशन अलाउड। रिपीटिशन अलाउड में अब क्या करना है? 3 प्लेस। ठीक है, यहां पर कितने तरीके? 5। यहां पर कितने तरीके? 5। और यहां पर कितने तरीके? 5। तो टोटल हो गया 5 की पावर 3, दैट इज 125 वेज है 3 डिजिट के नंबर बनाने के। आई होप आपको समझ में आई होगी ये वाली बात। समझ में आ गई ये वाली बात?
ठीक है, बात समझ में आ गई आपकी? ठीक है, चलो हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी, ये आपको होमवर्क दे देता हूं, ठीक है, आप होमवर्क में कर लेना। इन हाउ मेनी वेज 3 रिंग्स कैन बी वॉर्न इन 4 फिंगर्स, ये कह रहा है कि आपके पास 4 फिंगर हैं, एक ये रही, एक ये रही, ठीक है, एक हाथ बना दे आपके पास, या फिर एक फिंगर ये है, एक फिंगर ये है, एक फिंगर ये है, और आपके पास 3 रिंग है कि कितने तरीके से पहन सकते हो। तो एक बात बताओ, फर्स्ट रिंग के पास नंबर ऑफ वेज कितने हैं? पहली रिंग के पास कितने नंबर ऑफ वेज हैं पहनने की, मतलब कितनी आपके पास उंगलियां हैं? पहली रिंग के पास चॉइसेस हैं 4 चॉइसेस, 4 चॉइसेस। भैया पहली अंगूठी को आप 4 में पहन सकते हो, अब एक अंगूठी पहन ली तो अब दूसरी अंगूठी के लिए 3 ही उंगलियां बच गई, तो सेकेंड रिंग हैव चॉइसेस बराबर 3 चॉइसेस, ठीक है। अब आपके पास जो फर्स्ट थर्ड रिंग है भाई 3 ही रिंग है, थर्ड रिंग के पास चॉइस कितनी हो गई? 2 चॉइस। भैया या तो वो इसमें आएगी या इसमें आएगी, 2 ही चॉइस हो गई क्योंकि 2 आपने पहले फिल कर दी, ठीक है। तो टोटल वेज कितने हो गए? टोटल वेज कितने हो गए? ये केवल काउंटिंग के तरीके बता रहा हूं आपको, 4 इंटू 3 इंटू 2 दैट इज 24 इज योर वेज, ठीक है। क्लियर फंडा? क्लियर फंडा? इस क्वेश्चन में लिख लेना 1 फिंगर 1 रिंग, मतलब रिपीटिशन नॉट अलाउड का केस है। अगर एक उंगली में कितनी भी अंगूठियां पहन सकते हैं तो कितना आ जाएगा भाई? पहली फिंगर के पास चॉइस कितनी? 4, दूसरे के पास 4, तीसरे के पास 4 टू दी पावर 3। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि हर उंगली में एक ही रिंग पहन सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं पहन सकते, तो कितना आ जाएगा आपके पास? नो रिपीटिशन वाला केस आ जाएगा, और इसमें क्या आ जाएगा? रिपीटिशन वाला केस, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? देयर आर एम मैन एंड एन मंकी। मैन कितने हैं आपके पास? एम। मंकी कितने हैं आपके पास? एन। मंकी कितने हैं? एन। और नंबर ऑफ मैन की जो संख्या है, नंबर ऑफ मंकी की जो संख्या है वो एम से ज्यादा है मैन से। ईच मैन कैन हैव एनी नंबर ऑफ मंकीज। एक आदमी कितने ही नंबर ऑफ मंकीज रख सकता है? फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच अ मंकी कैन हैव अ मास्टर। मतलब ये कह रहा है कि एक मंकी के एक मास्टर के पास जाने के कितने तरीके हैं, ठीक है। मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज पूछ रहा है एन मंकीज को एम मास्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने का, एम मैन में, ठीक है। तो क्या बताओ, फर्स्ट मंकी हैव चॉइस। पहले मंकी के पास चॉइस कितनी है भैया? पहले मंकी के पास चॉइस कितनी है? एम। क्योंकि अगर मैं आपसे वही अंगूठी वाला केस, 3 अंगूठी है, 4 रिंग है, मतलब 3 रिंग है, 4 फिंगर है, तो पहली अंगूठी के पास चॉइस कितनी? 4। अब इधर देखो, इसने बोला फर्स्ट मंकी के पास चॉइस कितनी? एम। कितने नंबर ऑफ आदमी है? एम नंबर ऑफ। और एक आदमी कितनी मंकी ले सकता है? तो सेकेंड मंकी हैव चॉइस कितनी? वापस से एम। ऐसे ही एम नंबर का जो मंकी होगा उसके पास भी चॉइस कितनी होंगी? एम। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो गए? टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए बच्चों आपके पास एम टू दी पावर कितनी? एन। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है आपको कि कितने नंबर ऑफ मंकीज हैं? एन नंबर ऑफ मंकीज हैं। एक आदमी कितने ही मंकी ले सकता है? तो एक मंकी को एक मास्टर चुनने के लिए कितने नंबर ऑफ वेज होंगे? तो देखो, पहला मंकी कितनी तरीके जा सकता है? एम लोगों के पास जा सकता है, किसी के पास। सेकेंड मंकी फिर से एम लोगों के पास जा सकता है। ऐसे जो एन नंबर का मंकी है वो भी कितने लोगों के पास जा सकता है? एम लोगों के पास। A letter lock consists of 3 rings. एक लेटर लॉक है, इसके पास 3 रिंग होती हैं। इन तीनों रिंगों में 0 से लेकर 9 तक की डिजिट्स होती हैं, ठीक है। 10 डिफरेंट। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट दैट अ थीफ विल मेक टू ओपन द लॉक। ये कह रहा है कि इसके अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट मतलब ताले के नहीं खुलने के कितने तरीके होंगे।
भाई खुलने का तो कितना तरीका हुआ, एक, केवल ये अपने सही नंबर से खुल सकता है, एक ही तरीका है। भाई आप जो भी ताला लगाया उसमें आपने जो नंबर चूज किया वो एक ही नंबर होगा। तो सबसे पहले यहां पर टोटल नंबर ऑफ वेज बताओ। भाई यहां पर कितनी डिजिट्स आ सकती हैं, 10। यहां पर कितनी डिजिट आ सकती है, 10। यहां पर कितनी चॉइस, 10। आप कितने तरीके से एक नंबर का पैटर्न चुन सकते हो। अब बताओ, यहां आप कोई भी 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट डाल सकते हो, 10 चॉइस। यहां पर भी 10 और यहां पर भी 10। भैया आप 999 भी लॉक बनाते हो ना, तो कितने टोटल वेज हो गए, टोटल नंबर ऑफ वेज टू मेक अ पासवर्ड, मेक अ पासवर्ड कितने हैं, 1000। टोटल नंबर ऑफ सक्सेसफुल अटेम्प्ट, अब सक्सेसफुल अटेम्प्ट का तरीका कितना हो गया, एक। तो टोटल नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट कितने हो गए, टोटल में से क्या घटा दो, सक्सेसफुल। तो 1000 में से एक गया तो कितना बच गया, ठीक है। क्लियर फंडा, क्लियर क्लियर। अब आपको कुछ होमवर्क देता हूं, ये वाला होमवर्क, ये आप सेम क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। फिर आ गया ये, ठीक है। ये 2-3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देता हूं, ये आपको 2-3 क्वेश्चन का होमवर्क है, ये आप आराम से कर सकते हो। ये भी आपको होमवर्क है और ये भी आपको होमवर्क है, ठीक है। तो आई होप आपको आज का सेशन समझ आएगा। हमने आज केसेस बनाना पड़ा है कि अगर रिपीटिशन हो तो कैसे परम्यूटेशन करते हैं और नॉन रिपीटिशन हो तो कैसे परम्यूटेशन करते हैं। और 3 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, आराम से कर सकते हो। कमेंट में आंसर बताना इन सभी होमवर्क का, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का आज के सेशन में आने के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।